Hello students, today we are going to study connective tissue. Tissues, epithelial tissues, muscular tissue, connective tissue and nervous tissues 4 तरह के होते हैं. हमने देखा था कि epithelial tissue पूरे बॉडी में कवरिंग फॉर्म करता है, जबकि कनेक्टिव टिश्यू बॉडी को कनेक्ट करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में. कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है. आप देखोगे कि सब जगह है, हर जगह एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग है, हर बॉडी के अंदर बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में फिलिंग करता है, ब्लड है, बोन है, कनेक्टिव टिश्यू. तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि ये जो टिश्यू है ये मोस्ट अबंडेंट है, बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है. तो ये मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है. पूछा जा सकता है कौन सा है मोस्ट अबंडेंट टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू. ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी कॉम्प्लेक्स और एनिमल की बॉडी में, सब जगह होता है. आप देख सकते हो कि सब जगह होता है. बोन है, कार्टिलेज है, लिगामेंट है, टेंडन है, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू. तो बहुत तरह के हैं कनेक्टिव टिश्यूज और बॉडी में ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह पर है. नाम से ही क्लियर है कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसका एक स्पेशल फंक्शन होता है टू लिंक एंड कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. ये स्पेशल फंक्शन करता है, बॉडी को लिंक करता है, सपोर्ट करता है दूसरे टिश्यूज को आपस में और दूसरे ऑर्गन्स को. तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स भी इससे कनेक्टेड हैं और बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज भी आपस में. आपने देखा था एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू आपने इस तरह से बनाई थी सेल्स, बिल्कुल कॉम्पैक्ट. एपिथेलियल टिश्यू, अगर स्किन की बात करें तो स्किन में स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू था, ठीक है. फिर आपने देखा था ये एवास्कुलर है, यहाँ पर कोई ब्लड सप्लाई नहीं है. कैसे मिलेगा न्यूट्रिशन? क्योंकि इसके बेस में है कनेक्टिव टिश्यू. तो पूरी बॉडी में, पूरी स्किन के यानी पूरी एपिथेलियल टिश्यू के बेस में है कनेक्टिव टिश्यू. जो हमारी नर्व टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, उसके बाहर भी कनेक्टिव टिश्यू है. नर्व्स को आप कंपेयर कर लो, हमारे जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, तो वायर अंदर मेटल के बने होते हैं, उसके बाहर प्लास्टिक कवरिंग होती है. तो वैसे ही हमारी जो नर्व सेल्स हैं वो ऐसे नेकेड नहीं होती, उनके बाहर भी कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, सारे नर्व फाइबर्स के जो बंच बनाते हैं उसके बाहर. तो यानी कि हर तरह के टिश्यूज़ के साथ में ये सपोर्ट बना रहा है कनेक्टिव टिश्यू. तो मोस्ट अबंडेंट तो होगा ही और सब जगह होगा ही, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. तो ये बात समझ में आई. दूसरे टिश्यूज़ को सपोर्ट कर रहा है बॉडी के ऑर्गन्स. ऐसा नहीं है कि हमने स्किन को ऐसे खींचा तो एपिथेलियल टिश्यू हमारी हाथ में आ गई. स्किन के नीचे क्या है आपको पता है? मसल्स हैं, ठीक है. अब ऐसा नहीं है कि स्किन अलग है, मसल अलग है, हमने मूवमेंट किया तो स्किन अलग हो रही है, मसल्स अलग जा रही है, बोन्स अलग जा रही हैं. सारी चीज़ें इंटैक्ट हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं. मसल्स को बोन से जोड़ने के लिए कनेक्टिव टिश्यू है, बोन को बोन से आपस में जोड़ने के लिए कनेक्टिव टिश्यू है. बोन तो खुद एक कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है, पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई हो रही है वो खुद एक कनेक्टिव टिश्यू है. तो आप देख सकते हो, बिल्कुल अच्छे से आपको याद रहेगा कि ये मोस्ट अबंडेंट है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये दूसरे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स का सपोर्ट सिस्टम है. एक और चीज़, ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी में हम सोचते हैं कि ऑर्गन्स, जैसे आप जंपिंग करो तो क्या आपके ऑर्गन्स ऐसे ऐसे करके हिलते हैं? ऐसा होता है क्या? आपके ऑर्गन्स कहीं खोखले हॉलो से नहीं है, कहीं खाली नहीं पड़े हैं. 2 ऑर्गन सिस्टम्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है. जितनी भी खाली स्पेस आप सोच सकते हो वो सभी कुछ फिल्ड है कनेक्टिव टिश्यू से. तो कनेक्टिव टिश्यू को फिलर टिश्यू भी कहते हैं. सब जगह फिल्ड है, सब जगह पूरी खाली स्पेस को भर देगा. तो सभी ऑर्गन्स और सभी हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो आपस में भी कनेक्टेड हैं. तो मस्कुलर टिश्यू और हमारे एपिथेलियल टिश्यू के बीच में भी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जो कनेक्ट करती है हमारी स्किन को मसल्स के साथ. तो जब भी हम इसको उठा रहे हैं तो स्किन साथ में कनेक्टिव टिश्यू सब कुछ साथ में चिपक के आ रही है. ये बात हो गई, समझ में अच्छे से आ गई. अब हम देखते हैं कि जितने भी तरह के कनेक्टिव टिश्यू हैं इनमें जो भी सेल्स होती हैं, ये जो सेल्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, ये सेल्स कई तरह की होती है, अभी हम देखेंगे. और ये सेल्स, एक खास बात ये है कि कुछ बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिक्रीट करती हैं. ये है पूरा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, देख रहे हो आप ब्लू कलर का. किसने सिक्रीट किया है? खुद इन सेल्स ने.
तो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स डिपेंडिंग कि कैसा मैट्रिक्स है, कभी फ्लूइड हो सकता है, कभी डेंस हो सकता है, कभी जेली लाइक हो सकता है, सेमी फ्लूइड हो सकता है। तो जो भी तरह का फ्लूइड है, देखेंगे हम किस तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, तो अलग तरह का फ्लूइड होगा। सेल्स की स्पेसिंग कभी कॉम्पैक्टली पैक्ड हो सकती हैं, कभी लूजली अरेंज्ड हो सकती हैं, अलग अलग तरह का सेल्स के पैकेजिंग का अरेंजमेंट होगा। पर ये बात तो पक्की है कि ब्लड को छोड़ के सभी की सेल्स सिक्रीट करती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को और कुछ फाइबर्स को। अभी हम देखते हैं। तो ये तो हैं कुछ तरह के कनेक्टिव टिश्यूज जिनकी अभी हमने बात की, हमने नाम लिए, और मोटे तौर पे ये आप देख सकते हो कि सभी के फंक्शंस में सपोर्ट कहीं ना कहीं कॉमन है, प्रोटेक्शन भी कॉमन है, ठीक है ना, बाइंडिंग करता है एरियोलर, बॉडी में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, और बॉडी को इंसुलेट करता है एडिपोज। ये एक रफ सा व्यू है पूरे चैप्टर का, पूरे इस टॉपिक का। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब आप पूरा पढ़ लोगे तो बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी आपको। सबसे पहले ध्यान से देखो, कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बच्चों को कई बार ये काफ़ी टफ लगता है, बट बिलीव मी आपको ये बिल्कुल ईजी लगेगा आज इस वीडियो के बाद। यहाँ पर हमने क्या बात की, जो भी सेल्स होती हैं वो सेल्स कुछ फाइबर्स सिक्रीट करती हैं और कुछ ग्राउंड सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं, ठीक। ये जो भी सेल्स हैं ब्लड की सेल्स को छोड़कर, ब्लड को छोड़कर बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स सिक्रीट करती हैं फाइबर्स को। तो कहीं पर भी कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीज़ें होती हैं, सेल्स होती हैं, वो सेल सिक्रीट करती हैं फाइबर्स को, और वो सेल सिक्रीट करती हैं कुछ पॉलीसेक्राइड मैट्रिक्स को, जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या ग्राउंड टिश्यू भी कह सकते हैं, जिसमें वो सेल्स एम्बेडेड होती हैं। समझ में आई? मोज़ैक लाइक मीन्स पूरे में फ्लूइड है, जेली है, कुछ सब्सटेंस है मैट्रिक्स, जिसमें कि सेल्स एम्बेडेड हैं, और वो मैट्रिक्स किसी ने सिक्रीट किया, खुद सेल्स ने ही। तो सभी सेल्स ब्लड को छोड़कर सिक्रीट करती हैं फाइबर्स, जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन के होते बने हुए फाइबर्स। कोलेजन और इलास्टिन कुछ फाइबर्स हैं। क्या क्या फाइबर्स हो सकते हैं? कोलेजन, इलास्टिन, रेटिकुलर। कोलेजन फाइबर एक खास नाम है। आप देखो पूरे बॉडी में जगह जगह कनेक्टिव टिश्यू है, मोस्ट अबंडेंट, ठीक। सभी सेल्स सिक्रीट करती हैं फाइबर्स। अब इन फाइबर्स में से कोलेजन फाइबर है, आप देख रहे हो ना, फाइबर्स किस चीज़ के बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। तो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है। एक क्वेश्चन होता है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल बॉडी। एनिमल वर्ल्ड का मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है कोलेजन फाइबर। याद रखना, कोलेजन एक प्रोटीन है, यहाँ पे बात क्लियर हो रही है। और क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट है, ब्लड को छोड़ के सभी सिक्रीट भी कर रही हैं, तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है कोलेजन प्रोटीन। याद रखना है, भूलना नहीं है। एनिमल वर्ल्ड का मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कोलेजन प्रोटीन है, प्लांट का नहीं, प्लांट का कुछ और है। हम लोग बायोमोलिक्यूल चैप्टर में इस चीज़ को पढ़ेंगे फिर से। तो याद रहेगी कि सेल सिक्रीट करती हैं फाइबर्स को, जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, कोई भी फाइबर हो। और क्या सिक्रीट करती हैं? ये सिक्रीट करती हैं पॉलीसेक्राइड्स, जो कि एक्युमुलेट हो जाता है सेल्स और फाइबर्स के बीच में। समझ में आई बात? अभी हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि सेल है और वो फाइबर सिक्रीट करी। फाइबर्स आप समझ लो पूरा नेटवर्क बना होता है, जिससे कि स्ट्रेंथ मिलती है कनेक्टिव टिश्यू को। तो सेल्स ने मीन्स सेल ने फाइबर सिक्रीट किए, सेल्स ने ये ग्राउंड टिश्यू सब ये सारा सिक्रीट करा, पॉलीसेक्राइड सिक्रीट किया, जो कि सेल्स और फाइबर्स के बीच में सब जगह एक्युमुलेट हो जाती है और क्या फॉर्म करेगी? मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस। अब ग्राउंड सब्सटेंस कई तरह का हो सकता है, वो हम देखेंगे। ये जो फाइबर्स हैं, आप समझ लो कहीं पर अगर फाइबर्स प्रेजेंट हैं तो वो क्या प्रोवाइड करेंगे? स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। जब भी रूफ बनती है ना, हमारे घरों में बिल्डिंग्स बनती हैं, तो आप देखते हो ना, वो जो मेटल की, आयरन की रॉड्स होती हैं, पतली पतली, क्या सरिया बोलते हैं, वो पूरे में बिछाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेंथ उसके बाद सीमेंटिंग होती है, उसके बाद फ्लोरिंग होती है, मीन्स वो रूफ पूरी बनती है। तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उसमें इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। तो फाइबर्स प्रेजेंट होने से स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कनेक्टिव टिश्यू को। याद रहेगी ये बात।
कनेक्टिव टिश्यू में 3 कंपोनेंट्स हैं, सेल है, सेल ने फाइबर सिक्रीट की और सेल ने ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स भी सिक्रीट किया ब्लड सेल्स को छोड़कर। इसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस भी कह सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है, ये चीज़ आपका विजन बिल्कुल क्लियर करेगी। पहली चीज़, एनसीईआरटी में ये इस तरह से बहुत अच्छे से नहीं बताया है। दूसरी चीज़ ये देखो, अब हम कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा इस तरीके से। कनेक्टिव टिश्यू 3 मेनली तरीके के होते हैं, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। लूज कनेक्टिव टिश्यू नाम से क्लियर है, सेल्स लूजली स्पेस्ड होंगी। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स बहुत डेंसली पैक्ड होंगी, पास पास होंगी। स्पेशलाइज्ड में कुछ अलग ही तरह की होंगी। तो आज हम लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आता है जिसकी सेल्स लूजली हैं, पैक्ड हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में रेगुलर और इर्रेगुलर। नाम से ही क्लियर है कि सेल्स का अरेंजमेंट काफ़ी रेगुलर पैटर्न पे होगा। इर्रेगुलर में सेल्स का अरेंजमेंट इर्रेगुलरली है। अब रेगुलर में फिर से 2 हैं, लिगामेंट एंड टेंडन। ठीक। स्पेशलाइज्ड में है बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड। ठीक है, तो इसको ज़रूर अच्छे से नोट करना अपनी कॉपी पे, तो आपको सारे कनेक्टिव टिश्यू का एक विजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। पहला, नाम से क्लियर है कि सेल्स यहाँ पर लूजली पैक्ड होंगी, लूजली अरेंज्ड होती हैं। और मैट्रिक्स कैसा है यहाँ पर, सेमी फ्लूइड है। फ्लूइड कहाँ बताया था मैंने, ब्लड में होता है यहाँ। और डेंस में कैसा होता है, थोड़ा टाइट सा होता है। यहाँ पर क्या है, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस है। सेल्स जो रिलीज करेंगी वो कैसा है मैट्रिक्स, सेमी फ्लूइड है, याद रहेगा। और सेल्स कैसी हैं, लूजली पैक्ड। कहाँ होता है, स्किन के नीचे होता है। जब हमने स्किन की बात हम करते हैं तो ये आपको दिख रहा है, ये स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स हैं। ठीक, तो ये स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स ये स्ट्रैटिफाइड हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर एवास्कुलर है, कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, पर यहाँ पर देख सकते हो कनेक्टिव टिश्यू की कनेक्टिव टिश्यू है। ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है और ये है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कहाँ होता है, मोटे तौर पे तो कह दिया स्किन के नीचे है। हर जगह हमारी स्किन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू का क्वेश्चन है प्रॉपरली, तो आराम से ये एक्सचेंज डिफ्यूजन भी कर लेती हैं एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स, प्रोटेक्शन भी मिल रही है। तो स्किन के नीचे है पहली बात। फिर हम देखेंगे दोनों में से भी आगे और कहाँ कहाँ है, दोनों ही होते हैं स्किन के नीचे, एरियोलर और एडिपोज। पहला हम देखते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। देखो ज़रा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ होता है, ये हमने सेक्शन कट करा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्किन के नीचे, तो हमको पता चल गया स्किन और मसल्स के बीच में, स्किन और मसल्स के बीच में। ठीक, ये क्या है, ये आपको दिख रही है आरबीसी है, तो ये क्या होगा, ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के चारों तरफ होता है। कहाँ कहाँ होता है, स्किन के नीचे तो है ही, ठीक, बीनीथ द स्किन तो है पहली चीज, स्किन और मसल के बीच में है, ब्लड वेसल के बीच में है, नर्व्स के चारों तरफ है और बोन में। समझ में आई, बोन के बाहर भी है, स्किन के नीचे है, स्किन और मसल्स के बीच में भी है, ब्लड वेसल के चारों तरफ भी है और नर्व्स के भी चारों तरफ है, जैसे हमने पहले बात की थी। याद रहेगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये स्पेस को फिल करता है ऑर्गन्स में, ऑर्गन्स के चारों तरफ, दो ऑर्गन्स के बीच की, इसको फिलर टिश्यू भी कहते हैं, सब जगह फिल करता है। नाम देखो एरियोलर, कुछ एक्चुअली नहीं रिलेटेड है, पर आप सोचो इसके नाम से एयर जैसा कुछ निकल के आ रहा है। एरियोलर टिश्यू एयर के जैसे। एयर कहाँ होती है, सब जगह, जहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा वो सब जगह एयर ही एयर है। ये टिश्यू भी हम जहाँ भी इमेजिन करें, सोचें कि हमारे बॉडी में वो जगह खाली होगी, ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, फिर ये स्पेस बीच में, यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एरियोलर टिश्यू भरा हुआ है। कहीं पे खाली स्पेस नहीं है बॉडी में, हर ऑर्गन सिस्टम्स टाइटली पैक्ड है और बीच में जो भी छोटी छोटी स्पेसेस हैं वहाँ पर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। तो जहाँ भी खाली जगह आप सोच सकते हो वो फिल कर रहा है एरियोलर टिश्यू।
तो ये स्पेस फिल करता है ऑर्गन्स के अंदर। ऐसा कहीं भी हमारी जगह कहीं भी खोखली नहीं है, खाली नहीं है, सब जगह एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। ये सपोर्ट फ्रेमवर्क है एपिथेलियल टिश्यू के लिए और इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। हमने देखा ना अभी स्किन की जब हमने बात करी तो स्किन में आपने देखा था सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है एपिथेलियल टिश्यू को, है ना। तो स्किन के नीचे जहाँ जहाँ भी ये है, स्किन के नीचे है तो स्किन को यानी एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ऑर्गन्स में सब जगह भरा हुआ है। अगर ये नहीं भरा होता, हॉलो स्पेस होती, खाली जगह होती, हम जंपिंग करते तो हमारे ऑर्गन्स के हिलने, टकराने, टूटने की आवाज़ आ रही होती हमको। पर थैंक गॉड की जगह जगह पर एरियोलर टिश्यू फिल्ड है, जिससे कि आपस में टकराते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, ऑर्गन्स सेफ रहते हैं। तो ये ऑर्गन्स के लिए भी और एपिथेलियल टिश्यू के लिए भी सपोर्ट होता है, इंटरनल ऑर्गन्स का भी सपोर्ट होता है। कभी कुछ वियर एंड टियर हुआ तो ये रिपेयर करता है, हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज, ठीक है, ये रिपेयर करता है, याद रखना है। एरियोलर टिश्यू का खास काम है रिपेयर में। क्या सेल्स हैं? सेल है फाइब्रोब्लास्ट। यू कैन सी ये ब्लू कलर की जो दिखाई गई है ये है फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। तो ये सेल है फाइब्रोब्लास्ट। ब्लास्ट जहां भी वर्ड आता है मतलब वो सिक्रीट करती, फॉर्म करती है। तो फाइब्रोब्लास्ट वो सेल है जो फॉर्म करेगी फाइबर्स को, ये फाइबर्स को सिक्रीट करती है। समझ में आ रही है बात? ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, इस डायग्राम को अच्छे से समझो। कई बार आता है ना, इसको आइडेंटिफाई करो, लेबल करो, बड़े ध्यान से देखना। सेल का क्या नाम है? फाइब्रोब्लास्ट। क्या प्रोड्यूस करेगी? फाइबर्स, फाइबर्स को प्रोड्यूस या सिक्रीट करेगी। और मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स भी होती हैं इसमें। मैक्रोफेजेस नाम से पता चल रहा है, मैक्रो मीन्स बड़ी बड़ी, फैज खा जाती है वो, ये बड़ी बड़ी सेल्स हैं जो दूसरी सेल्स को या बाहर से आए हुए चीज़ों को खा जाते हैं, बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं, ये मैक्रोफेजेस हैं। फैज आपको पता है ना, जो दूसरे को एनगल्फ कर लेते हैं, तो मैक्रोफेज हैं। मास्ट सेल्स हैं यहाँ पर, ये देखो मास्ट सेल्स हैं। मास्ट सेल्स वो होती हैं जो हिस्टामीन रिलीज करती हैं, मीन्स जो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो समझ में आई बात? क्या समझ में आई बात कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट है और क्या क्या होता है? फाइब्रोब्लास्ट सेल है जो फाइबर्स रिलीज करती हैं, और साथ में यहाँ मैट्रिक्स है, कैसा है? सेमी फ्लूइड है मैट्रिक्स, और यहाँ पर मास्ट सेल्स भी होती हैं और यहाँ पर मैक्रोफेजेस भी होती हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया। नेक्स्ट है एडिपोज। एडिपोज को नाम से ना कुछ डिपोज, डिपॉजिटेड ऐसे कुछ आ रहा है, तो फैट डिपॉजिटेड होता है इन सेल्स में, ऐसे याद रखना है। अब हम देखते हैं जो भी हम लोग खाना खाते हैं, वो खाना जो भी एक्सेस न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी का, जो भी हमारा एक्स्ट्रा फूड है जो तुरंत हमारा यूटिलाइज नहीं हुआ, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और फैट स्टोरिंग सेल्स के अंदर भरकर वो हमारे स्किन के नीचे डिपॉजिट होता रहता है। तभी जब हम एक्सरसाइज नहीं करते, खाते रहते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, तो मोटे होते चले जाते हैं। क्यों? फैट डिपॉजिट करने वाली जो सेल्स हैं, एडिपोज टिश्यू डिपॉजिट होता रहता है स्किन के नीचे। समझ में आई बात? हमने बात की थी स्किन के नीचे होता है। यहाँ पर देखो, ये जो फैट स्टोरिंग सेल्स हैं, ज़्यादा खा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो ये डिपॉजिट होता चला जा रहा है। ये इस तरीके से कंडीशन होती चली जा रही है। ये प्रेग्नेंट नहीं हो गया है आदमी, फैट डिपॉजिट होता चला जा रहा है, ठीक है। तो जब स्किन के नीचे ये फैट डिपॉजिंग, ये एडिपोज टिश्यू डेवलप हो जाएगा, इस टिश्यू को के पास भी ब्लड सप्लाई नहीं है, इसको भी ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, तो हार्ट पे हमारे बर्डन पड़ता है। जब ज़्यादा फैट डिपॉजिट होते रहता है हमारे बॉडी में, तो हमारे हार्ट पे बर्डन पड़ता है, क्योंकि हार्ट को इसको भी ब्लड सप्लाई देनी है। इसलिए ज़्यादातर ओबेस मीन्स जो मोटे लोग हैं ज़्यादा, उनको हार्ट अटैक का या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अपने आप को फिट रखना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, जितना हो सके फैट टिश्यू को बर्न करना चाहिए। तो फैट स्टोरिंग होता है एडिपोज टिश्यू, स्किन के नीचे होता है, ठीक।
स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में होता है। हमने देखा था स्किन वाला डायग्राम, याद है ना, ये है फैट एडिपोज टिश्यू, ये येलो कलर की जो सेल्स हैं ये एडिपोज टिश्यू हैं, ठीक, स्किन के नीचे यहाँ पर। तो एक और चीज़ आपने नोटिस किया है कि जो पतले लोग होते हैं ठंड के दिनों में उन्हें बड़ी ठंड लगती है, जबकि जो थोड़े हेल्दी लोग हैं उनको बहुत कम ठंड लगती है, एक स्वेटर से भी काम चल जाता है, जबकि पतले लोगों को कई सारे पहनने पड़ते हैं। एक तो ये भी है, मोटे हैं बेचारे, कितने पहन सकते हैं, ऑलरेडी मोटे हैं। अब ऐसा क्यों होता है? साइंटिफिक रीज़न भी है इसका कि ये जो फैट स्टोरिंग टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, ये इंसुलेटर का काम करता है, जिससे बॉडी से ज़्यादा हीट लॉस नहीं होता। तो जितने भी मोटे लोग हैं, जितना ज़्यादा उनमें फैट डिपॉजिट है उतने उनको ठंड नहीं लगती है, क्योंकि उनमें ये इंसुलेटर ज़्यादा हो रहा है ना। तो इस तरीके से इसको याद रखोगे, रटना नहीं पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। एडिपोज टिश्यू यानी कि डिपॉजिटेड फैट है, यहाँ पर जितना भी हमने एक्स्ट्रा खाया है वो कन्वर्ट होकर हमारे बॉडी में ही है। अगला है, अभी हमने देखा लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसकी सेल्स लूजली पैक्ड हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू नाम से क्लियर है, जिसकी सेल्स काफ़ी डेंसली पैक्ड हैं, बहुत पास पास है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है। यहाँ पर फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट दोनों ही कॉम्पैक्टली पैक्ड है। फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है आप देख चुके हैं, वो सेल्स जो फाइबर्स रिलीज करते हैं, और फाइबर्स तो इलास्टिक से फाइबर्स होते हैं जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। डेंस रेगुलर एंड डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, नाम से क्लियर है, रेगुलर है। क्या रेगुलर है? यहाँ पे सेल्स के अरेंजमेंट का पैटर्न रेगुलर है। देख सकते हो आप यहाँ पर कि फाइबर्स पैरेलली अरेंज्ड हैं रोज में, ठीक है ना। यहाँ पर ये फाइबर्स रो में अरेंज्ड हैं जो कि पैरेलली है, और उनके बीच में सेल्स भी बड़े अच्छे से एक सेट और रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड हैं, जबकि इर्रेगुलर में सेल्स इर्रेगुलरली पैक्ड हैं, है ना। आप देख सकते हैं कोई खास अरेंजमेंट नहीं है, सेल्स ऐसे ही पैक्ड हैं। यहाँ पर जो फाइबर है मोस्टली कोलेजन होता है। तो सेल्स का ओरिएंटेशन देखो आप, इर्रेगुलर है। बस इर्रेगुलर के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है डेंस रेगुलर के बारे में। अब डेंस रेगुलर में ये देखो, ये दोनों डायग्राम्स ना आपके एनसीईआरटी बुक के हैं, तो बस आपको ये पहचानना है, ये डेंस रेगुलर है, वो इर्रेगुलर है। अब इम्पॉर्टेंट बात पे आते हैं, डेंस रेगुलर में क्या क्या है आगे? लिगामेंट एंड टेंडन, इनको हम समझते हैं बहुत अच्छे से। लिगामेंट एंड टेंडन, ये पिक्चर देख के आपको समझ में आ रहा है क्या कि क्या है, किसको कनेक्ट कर रहा है? कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्ट करेगा। लिगामेंट पे आते हैं पहले। यहाँ पर ये देखो, ये है एक बोन, ये है एक दूसरी बोन, ठीक है। दो बोन्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये है लिगामेंट, ठीक है। तो लिगामेंट क्या करता है? बोन को बोन से कनेक्ट करता है। यहाँ पे देखो, ये है बोन, ये भी है बोन, ये ही डायग्राम इलाबोरेट कर दिया गया है। इनके बीच में ये है कनेक्शन, ये इनके बीच में है, दोनों बोन्स को जोड़ने के लिए लिगामेंट। कैसे याद रखोगे इसको? एक तो है बोन को बोन से कनेक्ट करता है। आप जानते हो बोन्स के ऊपर मसल्स अटैच हैं, तो बोन्स को मसल्स के साथ अटैच करता है टेंडन। याद कैसे रखेंगे? चलो देखते हैं हम लोग याद करने का ट्रिक। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछते हैं 9th क्लास से लेकर 11th तक, नीट में हर जगह पूछते हैं, पर बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखते हैं, अब 12th के बाद क्या कई सारी डिग्रीज होती है ना, बैचलर डिग्रीज, बीएससी होता है, बीए होता है, बीकॉम होता है, वैसे ही एक डिग्री होती है बीलिब, पता है, नाम सुना है? बैचलर इन लाइब्रेरी साइंसेज, सुना है नाम? तो एक डिग्री बीलिब है जो वो बताएगी यहाँ पर कि लिगामेंट का क्या काम है। LI फॉर लिगामेंट, अब आगे पीछे क्या है? B फॉर बोन, B फॉर बोन। तो क्या है याद रखोगे? बीलिब की डिग्री को जो बता रही है कि बोन टू बोन कनेक्शन है लिगामेंट। याद रहेगा अच्छे से, ठीक। बीलिब भले ही मत करना लाइब्रेरी साइंसेज का कोर्स, पर याद रखना बीलिब है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज, जिसका मतलब है बोन टू बोन कनेक्शन है लिगामेंट। अगर आपको लिगामेंट याद रहेगा कि बोन को बोन से कनेक्ट कर रहा है, तो टेंडन अपने आप ही याद रहेगा जो कि बोन को
मसल्स के साथ जोड़ रहा है। याद रहेगा ना, अपने आप याद रहेगा। अच्छे से याद रखना ये ट्रिक, बिल्कुल नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, कुछ भी भूल जाओगे पर लिगामेंट नहीं भूलोगे कभी भी, और टेंडन भी याद रहेगा। तो यहाँ आप यू कैन सी कि लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्शन है, जबकि टेंडन है बोन को मसल से जोड़ने वाला टिश्यू। पिक्चर्स में भी आप देख सकते हो कि बोन के साथ में ये स्केलेटल मसल्स जो अटैच हैं वो टेंडन के थ्रू जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू. In next video we'll study about specialized connective tissue. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you.